नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। Hello everyone, welcome you all to Study for Civil Services। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर को 23 जून के। जैसे कि हम लोग डेली अपने करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज और सारी चीजों के बारे में समझते हैं कि भाई प्री के लिए क्या जरूरी है, मेंस के लिए क्या जरूरी है। सेम उसी तरीके से हम लोग आज फिर से 23 जून के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। और अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को ऐसा चाहिए कि मुझे भाई ये पीडीएफ भी चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप चलता है। इस नंबर पे कॉल करके आप आराम से जितनी भी आपको पीडीएफ चाहिए वो आप कलेक्ट कर सकते हो। बाकी जिनको पीडीएफ नहीं चाहिए भाई उनके लिए फ्री इनिशिएटिव तो चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूरा समझाती जा रही हूँ, अपने नोट्स बना के लिखते जाइए। समस्या तो उसकी भी नहीं है कि भाई आपको जरूरी नहीं है कि पीडीएफ लेना ही लेना है, मर्जी के ऊपर है। कई स्टूडेंट्स को पीडीएफ से पढ़ना अच्छा लगता है, कई स्टूडेंट्स खुद से अपने नोट्स बनाते हैं, तो हर एक का अपना अपना तरीका होता है। तो ये जो है हमारा आज का आर्टिकल है पहला, वो है अल हकीम का मस्जिद, विश्व शरणार्थी दिवस जो कि 2023 का है। फिर संयुक्त राष्ट्र समुद्र संधि, G20 में होने वाली कृषि मंत्रियों की बैठक, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनायर ऑफ सर्विस अटैक और ट्रांसजेनिक फसलें। तो सबसे पहला जो अल हकीम मस्जिद है वो क्यों न्यूज में है, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब, वो गए हैं अल हकीम मस्जिद इजिप्ट में। ठीक है, तो अपनी इनकी फर्स्ट मस्जिद मतलब एक तरीके से विजिट है, तो वहां पे गए हैं। ये अल हकीम मस्जिद अभी न्यूज में है। देखो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ इस समय तो जो मोदी जी हैं वो यूएसए में, ठीक है, यूएसए में बढ़िया सा डिनर कर रहे हैं। क्योंकि जो है ये अभी डिनर मेन्यू भी रिलीज हुआ है कि जो बाइडेन साहब की जो मिसेज हैं उन्होंने यहाँ पर उनके लिए एक स्पेशल डिनर बनवाया, तो वो भी बड़ा न्यूज में चल रहा है। डिनर भी वैसे तो खैर उससे सवाल नहीं बनेंगे, वो अलग बात है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं भाई अल हकीम मस्जिद के बारे में। ये अल हकीम मस्जिद जो है क्यारो इजिप्ट में बना हुआ है, जो कि अल हकीम बी अमर अल्लाह के नाम पर बेस्ड है, जो कि बनाया गया था बहुत पुराना, और ये आज के समय में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बेशुमार है। समझे भाई? तो आपसे क्या सवाल बनेगा, ये पूरा का पूरा जो बनेगा वो यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए बनेगा, इससे मेंस का कोई सवाल नहीं बनता। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में अगर सवाल बनेगा तो इजिप्ट के साथ संबंधों पे बनेगा, मस्जिद पे नहीं बनेगा। मस्जिद पे जो सवाल आएंगे वो प्रीलिम्स में, या फिर अगर आप यूपीपीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके पेपर 1 में जो होता है ना प्री वाला, उसमें बनता है। ठीक है, तो भाई इसके अंदर आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूं साफ साफ, तो यहाँ पे जो मस्जिद बनाया गया है उसका जो निर्माण है वो अग्रभाग और मीनारों ईंटों से किया गया है, ट्रायंगल शेप में बना गया है, कियारों में इसको बनाया गया है। इसका जो डिजाइन है पूरा बहुत ही पुराना, मतलब का सबसे पुराना आर्किटेक्चर जो है एक तरीके से इसमें देखने को मिलता है। और ये जो पूरा एक एरिया है इसको वापस से रीस्टोर किया गया। रीस्टोर का मतलब है दोबारा से इसका निर्माण सही तरीके से किया गया है। किसकी मदद से? दाऊदी बोहरा कम्युनिटी। दाऊदी बोहरा समुदाय जो है वो शिया मुस्लिम, मुस्लिम में यहाँ पर शिया और सुन्नी है ना, तो यहाँ पर शिया मुस्लिम ने एक संप्रदाय है जो कि व्यापार के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। और 5 लाख से ज्यादा बोहरा जो है भारत में है, रहते हैं करीब 5 लाख। ठीक है भाई, भारत, यमन, पाकिस्तान में इनकी जो है काफी ज्यादा अमाउंट में जो आबादी है वो आपको देखने को मिलेगी। कई बार दाऊदी बोहरा को कुरान को अल्लाह के रूप में मानते हैं, जैसे कि पैगंबर मोहम्मद अल मुस्तफा ने प्रकट किया था, और उनका जीवन भी इन्हीं शिक्षाओं के इर्द गिर्द घूमता है।
दाऊदी जो बोहरा है या दाऊदी बोहरा, ये अपने नेता किसको मानते हैं? ये मानते हैं नेता अल मुतल्लब के रूप में इनको जाने जाते हैं, जो पहले यमन में और फिर कुछ पिछले 450 वर्षों से भारत से संचालन कर रहे थे। ये दाऊदी जो बोहरा कम्युनिटी है वो इनका काफी ज्यादा अनुसरण करती है। ठीक है भाई, तो ये एक पूरा आर्टिकल था मस्जिद के ऊपर, और ये मस्जिद जो है वो न्यूज में थी, तो आपसे इसके ऊपर कोई ना कोई सवाल बन सकता है। और ये तो नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ विजिट पे गए हैं, लेकिन ये जो मॉस्क है ये अपने आप में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है भाई, तो इस पूरे को आप अपने दिमाग में रखेंगे, लर्न करेंगे। अगला आर्टिकल है हमारा रेफ्यूजी शरणार्थी दिवस 2023 का। शरणार्थी जो है नए देशों के लिए एक संपत्ति साबित हो सकते हैं जो शरणार्थी है। 20 जून को शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, जिसमें यह बताया गया है कि 103 मिलियन से भी ज्यादा व्यक्ति ऐसे हैं जिनको विस्थापित किया गया है। इसके अंदर आप रशिया, यूक्रेन, सीरिया वॉर, इन सब के लिए था। तो यहाँ पर ऐसा बोला गया कि जो शरणार्थी आते हैं, क्या उस नई कंट्री में जहां ये शामिल होते हैं, क्या उनके लिए ये असेट के रूप में, एक संपत्ति के रूप में साबित हो सकते हैं? तो इसके लिए बताया गया है। तो ये जो है पूरा, ये समुदायों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देने का एक दिवस होता है, जिस दिन हम लोग शरणार्थी और विस्थापित लोगों का स्वागत करने के बारे में सोचते हैं। तो इस बार का जो यहाँ पर किया गया है थीम, वो है होप अवे फ्रॉम होम। असल में शरणार्थी की एक डेफिनेशन भी है। यूएन के 1951 की डेफिनेशन के मुताबिक शरणार्थी वो व्यक्ति होता है जो अपनी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक या राजनीतिक समूह में अपनी सदस्यता या उत्पीड़न के साथ एक सुस्थापित भय के कारण अपने घर या अपने देश से भाग के आया। ठीक है भाई, तो ये एक है इस तरीके से। और जो शरणार्थी होते हैं उनके लिए यहाँ पर जो दूसरी कंट्री है वो प्रोटेक्शन देती है, लेकिन ये सुरक्षा का दावा जो है तब नहीं किया जाता जब ये ऐसा हो कि भाई जो वो मेजबान देश की सुरक्षा के लिए वो व्यक्ति खतरा बन सकता है, या उसने कोई ऐसे गंभीर अपराधों के लिए उसको दोषी ठहराया गया है। तो वहां से जो खतरा उत्पन्न हो रहा है ना, वो व्यक्ति उसके लिए नहीं जाना चाहेगा, मतलब उसके लिए उसको शरणार्थी के रूप में आप अच्छा ट्रीट नहीं करोगे। जो भी शरणार्थी होते हैं उनको क्या यहाँ पर दर्जा दिया जाता है, उनको क्या अधिकार दिए जाते हैं? तो देखिए भाई, शरणार्थियों के लिए यहाँ पर निश्चित कड़ाई से परिभाषित शर्तों को छोड़कर निष्कासित ना किए जाने का अधिकार है उनके पास, और रोजगार प्राप्त करने का, जिस भी देश में वो आ रहे हैं वहां से वो रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। आवास, शिक्षा, सार्वजनिक राहत, धर्म की स्वतंत्रता है उनको, अदालतों तक पहुंचने का अधिकार है जब भी उनके साथ कुछ गलत होता है, देश के भीतर आवागमन की स्वतंत्रता है, पहचान और यात्रा के दस्तावेज जारी करने का। तो ये सारे अधिकार जो है यूएन ने जारी किए हैं, और ये हर देश में डिफर करते हैं। देश के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी चीजों को मान्यता देते हैं या किसको नहीं देते, पर एक एज अ प्रोटोकॉल ये स्थापित कर दिया गया है। समझ गए? अब पूरे वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं तो क्या चल रहा है, ऐसा बोला गया है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि हर 20 मिनट में एक व्यक्ति अपना सब कुछ पीछे छोड़कर, अपने देश को छोड़कर वहां से चला जाता है। और जबरदस्ती की अगर मैं बात करूं, जिनको जबरदस्ती किया गया क्योंकि उनको छोड़ना पड़ा, विवश कर दिया गया, तो 70.8 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको संघर्ष के कारण विवश कर दिया गया। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में ये डेटा जो है 31 जनवरी 2022 तक का है। इसके अकॉर्डिंग मुख्य रूप से म्यांमार और अफगानिस्तान से करीब 46,000 से ज्यादा लोग शरणार्थी हैं, और ये शरण लेने वाले जो है संयुक्त मानवाधिकार परिषद भारत के साथ पंजीकृत हो चुके हैं। और जितने भी ये शरणार्थी हैं, ये शरण रहने वाली जो है मेजबान समुदायों के साथ शहरी परिवेश में ज्यादा रहते हैं, जिसमें से 46% महिलाएं और लड़कियां हैं और 36% बच्चे हैं। ये डेटा है। इंडिया के पास काफी ज्यादा अमाउंट पे रेफ्यूजीज हैं, आप यहाँ पे नंबर देख सकते हो कितने ज्यादा हैं, जो कि कुछ पंजीकृत है, जो रजिस्टर्ड है, कुछ है अपंजीकृत जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है। और जितने भी यहाँ पर म्यांमार से इंडिया में रेफ्यूजीज आए थे, उसमें सबसे ज्यादा रेफ्यूजी मिजोरम में गए हैं। जो म्यांमार और बांग्लादेश में रोहिंग्या क्राइसिस हुआ था, कुकी चिन क्राइसिस हुआ, वहां से सबसे ज्यादा रेफ्यूजीज मिजोरम में गए, क्योंकि पास भी बहुत ज्यादा मूल पड़ता है ना, नॉर्थ ईस्ट है पूरा हमारा, उत्तर पूर्वी। तो ये सारे लोग उस तरफ गए हैं। तो ये पूरा एक डेटा जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ये पूरा का पूरा एक डेटा निकल के आया है।
तो आपको क्या करना है, इस डेटा को पूरा समझना है। मैं ये नहीं कह रही कि वर्ड टू वर्ड लर्न करना है, लेकिन हाँ, अगर कभी भी शरणार्थियों पे कोई भी सवाल आता है यूपी पीसीएस मेंस में, तो जितना मैंने आपको यहाँ पे डेटा दिया है मैं यहाँ पे रोक देती हूँ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस पूरे को अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। ये डेटा आपको याद में रखना है। आप एग्जाम में शरणार्थियों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल बनता है, तो आप ये डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं कि इंडिया में ये है, पूरे वर्ल्ड में ये सिचुएशन चल रही है। समझ रहे हो? आपको ऐसे ऐसे करके लिखना है, कभी कल को कोई भी डेटा पे क्वेश्चन आता है, ये आप लिख सकते हो। और अगर मान लीजिए ऐसा कोई सवाल कर देता है मेंस के अंदर कि शरणार्थी क्या है, किसी भी देश में शरणार्थियों के अधिकारों को समझाइए, मान लो ऐसा कोई मेंस में क्वेश्चन, तो आपने क्या करना है, पहले जो मैंने आपको डेफिनेशन दी यूएन वाली, आपको अपनी मर्जी की डेफिनेशन लिखनी है, बिल्कुल अच्छी बात है, लिखिए। लेकिन जो यूएन की डेफिनेशन है ना, ये वाली, जो ये फर्स्ट पॉइंट वाली है, ये आप लर्न करके जाएंगे। आप जो भी अपने मेंस के लिए नोट्स बना रही हो, उन नोट्स में इस पूरी डेफिनेशन को अंडरलाइन करके लर्न कर लीजिए। एग्जाम में मेंस का पेपर लिखने से पहले इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है? फिर आप ये बताओगे, फिर आप जो है बताओगे कि जो शरणार्थी दिवस का बात है, आप ये भी बता सकते हो। फिर आप बताओगे कि भाई क्या क्या अधिकार है, इन अधिकारों को बता के आप डेटा भी एक्सप्लेन करोगे। आप थोड़ा सा डेटा बता दो, बहुत अच्छा आंसर लग जाएगा, ठीक है? तो आप सभी को थोड़ा थोड़ा सा डेटा एक्सप्लेन करते चलना है, क्योंकि जरूरी है। डेटा के बिना देखो आंसर बड़ा अधूरा सा लगता है, ऐसा लगता है कि बस बच्चे ने छाप दिया, उसको नॉलेज नहीं थी। तो ऐसा मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग जो वीडियो सुन रहे हैं, इस डेटा का लाभ उठाएं और अपने नोट्स में लिखें, ठीक है? चलो, तीसरा क्वेश्चन है, यूएन की हाई सीज ट्रीटी, उच्च संधि, समुद्र संधि। यूएन ने ऐतिहासिक उच्च समुद्र संधि जो है उसको अपना लिया है। असल में है क्या, ये पहली बार ऐसा कोई ट्रीटी है जो कि यूएन ने अपनाया, जिसके अंदर 200 से ज्यादा नेशंस ने इसको साइन करा है। 15 सालों से इस पूरे टॉपिक पर डिस्कशन चल रही थी, और फाइनली अब जाके उस पूरे डिस्कशन को एंड करा गया है, और अब इसको अपना लिया गया है। ये जो पूरी संधि है, इसका उद्देश्य है कि जितनी भी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं उसको रोका जाएगा। जितनी भी ऐसी विलुप्तीकरण में मछली पकड़ना, तेल के गहरे समुद्र में खनन करना, पर्यावरण के प्रभाव, मानव गतिविधियों की वजह से होने वाली चीजें, इनसे अपने आप को बचाना है। तो यूएन की हाई सीज जो ट्रीटी है उसमें यही होगा कि नेशनल बाउंड्रीज के बाहर जो है, वो जितनी भी स्पीशीज में, ओशंस में जितना भी आता है उसको बचाया जाएगा। इसे पेरिस अग्रीमेंट फॉर द ओशन भी कहा जाता है, और ये हर कंट्री को मानना है, बाध्य है। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर ये अबाध्य होगी, ये बाध्यकारी संधि है, जिसका उद्देश्य केवल क्या है, समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा करना, देखभाल, उसका सदुपयोग करना सिखाना, और ये सारी चीजों की संरक्षण करना, ठीक है? तो ये यूएन का पूरा काम है। और ये यूएन, ये जो ट्रीटी आप कह सकते हैं यूएन क्लॉज के तहत आई है। यूएन क्लॉज आपको पता ही होगा, संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि समझौता, उसके तहत इस पूरे को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है? तो ये हाई सीज है, जिसमें ये बोला गया है कि हर कंट्री एक प्लेज लेगी, जो जो कंट्रीज में पार्टिसिपेंट है, वो हर एक कंट्री यहाँ पर प्लेज लेकर के 2030 तक आने वाले 30% के जो एरिया है उनके आसपास के सीज का, उसको प्रोटेक्ट करेगी। उसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार करेगी, ताकि वहां पर एक पूरा जो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया उसको बचाया जा सके, उसमें मिलने वाले जितने भी संसाधन है उसको प्रोटेक्शन जो है वो दी जा सके, ठीक है? तो ये ट्रीटी जो है पूरी तरीके से, आप वहां पे कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हो, कोई भी आपका डिस्प्यूट, कोई वाद विवाद चल रहा है, सबको यहाँ पे रोकेगा। एक ओशन का रेजिलियंट सिस्टम, एक प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए एक पूरा पारिस्थितिक तंत्र तैयार करेगा। चाहे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का हो, नाइट्रोजन का हो, सल्फर का हो, हर चीज का इस्तेमाल करेगा। हर एक के राइट्स को यहाँ पर बताएगा। बहुत ही ऐतिहासिक ट्रीटी आई है ये, और इसके जो भी जितने भी मेंबर्स हैं उनको लगातार जो है वो मिलना पड़ेगा, डिस्कशंस करने पड़ेंगे, और ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें आगे प्रोसीड कैसे करना है, ठीक है भाई? तो हाई सीज होते क्या है असल में, एक कंट्री के बॉर्डर के आगे, देखो वैसे तो देखो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है ना, वो 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है। तो 200 नॉटिकल माइल्स तक, जिसमें एक नॉटिकल माइल में करीब 1.8 किलोमीटर कुछ आते हैं। तो आप देख लो 200 नॉटिकल माइल में करीब 370 किलोमीटर बन जाएंगे। तो इस किलोमीटर के आगे किसी भी कंट्री का कोई भी ऐसा नहीं होता कि वो वहां जाकर के फिशेस को, मछली को पकड़े, जहाज चलाए, या वहां पर कुछ शोध करे, या वहां पर कोई भी रिसोर्सेज जो मिलते हैं उसको कुछ यूज करे। नहीं होता ना, क्योंकि उसके बाद तो कोई किसी का कंट्रोल ही नहीं है।
तो ऐसे बहुत सारे एरिया जिस पे कोई रूल ही नहीं है, तो उसके बाद क्या होता है, वो कोई रूल ही नहीं है तो उसको कोई भी इस्तेमाल करता है। इसलिए उसको रोकने के लिए ये हाई सीज करके एक ट्रीटी बनाई गई है, जो कि यूएन पूरा कंट्रोल करेगा कि किस प्रकार से हमें प्रोसीड करना है। ऐसा जितना भी एरिया है वो 60% से ज्यादा एरिया बनता है पूरे वर्ल्ड में। तो इन सबको जो है मॉनिटर करना, उसके ऊपर जो भी यहाँ पर शोषण होता है उसको रोकना, उसमें अनियमित और अपर्याप्त तरीके से जो इस्तेमाल की जाती है चीज, उसको रोकने की कोशिश करना। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? तो जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, ये देखो आप, ये एक एरिया है, यूएन क्लॉज ने डिवाइड किया है ये पूरा, जो यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सीज के ऊपर सारा कुछ बनाती है, उनके हिसाब से भाई जो ये है बेस लाइन, इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स आपका टेरिटोरियल वाटर होता है, उसके आगे 12 और कर दो, मतलब 24 हो गया कंटेजियस जोन, और ऐसे 200 नॉटिकल माइल्स तक ईईजेड बनता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसके बाद सारा हाई सीज कहलाता है। 200 नॉटिकल माइल्स मतलब कि 370 किलोमीटर तक आपका कोई एरिया यहाँ पर आप नहीं कर सकते हो, मतलब ये आपका अपना कंट्री का एरिया। इसके बाहर का जो एरिया है वो सारा कुछ आपका डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर, कि वो उसको कौन सी कंट्री देखेगी, यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं, यहाँ पर जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं वो सब कंट्री देखेगी। ठीक है, तो ये था आपका पूरा आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आप सभी से मैं यही कहूंगी कि भाई इस पूरे आर्टिकल को तसल्ली से पढ़िएगा, जरूर इसको कवर अप करिएगा। ठीक है, हो जाएगा ना सबसे? चलो बढ़ते हैं हमारे अब अगले आर्टिकल की तरफ। वो है G20 की एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग। अभी हाल फिलहाल में G20 की एक एग्रीकल्चर की मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है, जो कि हैदराबाद में रखी गई है, जिसका डॉक्यूमेंट का पूरा जो मेन एम था उसका नाम था परिणाम दस्तावेज और अध्यक्ष का सारांश। जिसमें यहाँ पर क्या बात की गई है G20 कंट्रीज की, वो देख लेते हैं। 4 मेन टॉपिक्स पे बात की गई थी: खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ कृषि उत्पादन, लोचशील कृषि आपूर्ति, और कृषि के सारे क्षेत्र को डिजिटलाइज करना। ठीक है, सही बातें हैं, कोई गड़बड़ तो है नहीं भाई, सही बात ही बोली गई है पूरे में। तो इस प्रकार से इस पूरे को यहाँ पर स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा एक इनिशिएटिव आया। इंडिया ने ये बोला है कि आने वाले जितना भी हम G20 सबमिट करेंगे दिल्ली में, वहां पर अफ्रीकन यूनियन को हम पूरा आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। अफ्रीका की अकेली यूनियन में 55 मेंबर, जैसे आप लोगों ने यूरोपियन यूनियन पढ़ा हुआ, ऐसे ही क्या अफ्रीकन यूनियन है जिसमें 55 आती है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने बोला है, और ये बोला गया है कि भाई G20 के जितने भी हैं वो जितने भी फूड क्राइसिस होते हैं वर्ल्ड लेवल पर उसकी जिम्मेदारी उठाएंगे, कमजोर स्थिति में देश की आबादी और मानवीय सहायता प्रदान करने की कोशिश करेंगे, क्लाइमेट के ऊपर। और अभी आप जानते ही हैं, हाल फिलहाल में बहुत न्यूज में रहा है मिलेट्स, तो उसके लिए हैदराबाद में ही एक सेंटर खोला जा रहा है, इंटरनेशनल मिलेट्स एंड एंशिएंट ग्रेन्स रिसर्च इनिशिएटिव, वो भी ओपन किया जा रहा है। मीरा के नाम से आ रहा है, ये महर्षि के नाम से। तो ये एडवांस सेंटर्स खोले जाएंगे जिसमें हम लोग मिलेट्स, जो हमारे बाजरा, ज्वार, रागी, इस तरीके की चीजें होती है, प्राचीन अनाज है, उनको कैसे उगाना है, कैसे उसमें सारी चीजें करनी है, ये पूरी मीटिंग हुई है। और इसके अब रिजल्ट ये आया। मीटिंग तो पहले ही हो चुकी थी पर इसका रिजल्ट अब आया, ये आप पिक्चर देख सकते हो पूरी। ये इस पूरी पिक्चर में आपको एक्सप्लेन हो जाएगा कि अभी जो मीटिंग हुई है वो इस तरीके से कुछ ऑर्गेनाइज हुई है। ठीक है, सो बाय दिस वे आपको यहाँ पर पूरा एक टॉपिक जो है वो लर्न करना है। तो आप सभी लोग इस पूरे आर्टिकल को अपना कवर करना भाई, ये आ रखा है न्यूज में तो बन सकता है ना इस पे भी क्वेश्चन। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, वो है टॉपिक नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। माइक्रोसॉफ्ट ने ये बोला है कि आउटलुक और क्लाउड प्लेटफॉर्म की सेवाओं में व्यवधान जो है उसकी वजह से साइबर हमले के कारण हुए थे। अभी क्या है कि जो भी यहाँ पर अभी प्रॉब्लम आई है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, आउटलुक, इन सब में, क्योंकि यहाँ पर एक सर्विस अटैक हुआ था इसलिए ये सारी प्रॉब्लम आई है। असल में एक आप कह लीजिए एक ये अटैक टाइप है, लक्षित सर्वर, लक्षित सेवा या नेटवर्क का एक अटैक टाइप है। ठीक है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट किया है। तो ये एक तरीके का ऐसा अटैक है जो कि कंप्यूटर के सिस्टम को पूरा एक्सप्लॉइट कर देता है, जिसमें सारा जितना भी नेटवर्क इंटरनेट वगैरह होता है काफी सारा अटैक कर देता है। ये साइबर अटैक्स की जगह थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ये जो है ना सर्वर और वेबसाइट को ही हैंग कर देता है।
ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई सुरक्षा को भंग करता है। तो ये इस तरीके का एक अटैक है। ये अटैक जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड जितनी भी मशीन्स होती हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा। और बॉट होते हैं, बॉट या zombies कहते हैं, और ग्रुप ऑफ बॉट को बॉटनेट कहते हैं। आपने जरूर इसके बारे में कभी ना कभी टेलीग्राम पे सुना होगा। जब भी वो बॉटनेट एस्टैब्लिश होता है, अटैकर कभी भी जो है वो आपके एरिया पे अटैक कर सकता है, नेटवर्क एरिया में अटैक कर सकता है। तो वही एक ये पूरा सिस्टम होता है। इसे कहते हैं हम डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस में क्या होता है कि कोई एक सब कैटेगरी है जिसपे अटैक किया जा रहा है, जबकि डिनायल ऑफ सर्विसेज में सिंगल चीजों पे अटैक किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कंट्रोल करके विक्टिम को आप कह लीजिए एक ह्यूज में, मल्टीपल में एक बॉटनेट क्रिएट होता है और विक्टिम पे सीधा अटैक किया जाता है। तो ये एक न्यूज में था, इसको भी आप याद रखिएगा। लास्ट आर्टिकल है हमारा ट्रांसजेनिक क्रॉप। इंडिया में ट्रांसजेनिक क्रॉप का क्या स्टेटस है? ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के बारे में आपको मैं बताती हूँ। गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना में यहाँ पर बोला है कि वो अब कॉटन के लिए ट्रांसजेनिक में एक नया टेस्ट यहाँ पे करने वाले, ताकि कॉटन को जो एक डिजीज होता है पिंक बॉलवॉर्म, गुलाबी बॉलवॉर्म से प्रतिरोध किया जा सके। तो इंडिया में जितनी भी ये ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी फिलहाल में कुछ ऐसी क्रॉप्स है जिनको यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया जा रहा है। ब्रिंजल, टोमेटो, मेज, चिकपी, बैंगन, टमाटर, मक्का, चना, इनके ऊपर जो इनको ट्रांसजेनिक बनाया जा रहा है, जिसमें कॉटन है जो कि कमर्शियली आपको पता है वो एक कैश क्रॉप के रूप में काउंट की जाती है। तो यहाँ पर ये जो जितनी भी जीएम क्रॉप्स होती हैं, जीएम क्रॉप्स का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इनको जो है मॉडिफिकेशन, इनके जेनेटिक्स में, इनके जीन्स में मॉडिफिकेशन की जाएगी, छेड़खानी कर करके क्या किया जाएगा, उनको उनको जो है एक ऐसा बना दिया जाएगा जिससे उनके ऊपर कोई भी कीड़ा नहीं लग सकता। आज के समय में बहुत सारी फसलें खराब हो जाती हैं क्योंकि उन पर कोई कीड़ा लग जाता है। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे क्या होगा, जिसमें क्या होगा कि फार्मर्स जो है उस पे हर्बिसाइड का छिड़काव करना, या ये जो जितने भी ये छिड़काव होते हैं केमिकल्स का, वो रुकना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी क्रॉप है उसमें बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है, उस कीड़े से बचाने के लिए केमिकल्स का छिड़काव होता है। तो अगर हम पहले ही उस क्रॉप को ऐसा बना दे कि उस पर कीड़ा लगे ही नहीं, तो उससे क्या होगा, बचाव होना शुरू हो जाएगा। तो इंडिया में ये ट्रांसजेनिक क्रॉप्स है, इसके असेसमेंट किए जा रहे हैं इंडिया के अंदर, बहुत ही बड़े एक ओपन लैंड के अंदर, एक खुली भूमि में। राष्ट्रीय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है ये पूरा यहाँ पर देख रही है, अपना पूरी तरीके से चेक कर रही है। पूरा यहाँ पे चेक किया जाता है कि भाई ये वाली जो पूरी क्रॉप है ये सूखे को सहन कर सकती है, कीट प्रतिरोध कर सकती है या नहीं। इस तरीके से पूरे खेतों में ये काम किए जा रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा, इससे जो फार्मर्स है उनकी इनकम बढ़ेगी, और जो हमारा उत्पादन है काफी अच्छा होने लगेगा। जो भी कीटनाशक यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं वो अपने आप कम होने लग जाएंगे, और जो पूरी एरिया है वो कम से कम एरिया में ज्यादा क्रॉप ग्रो होगी, और ज्यादा पॉपुलेशन, आपको पता ही है भारत में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो उस हिसाब से यहाँ पर ज्यादा पॉपुलेशन को सर्व करना आसान हो जाए। तो इस तरीके से है, लेकिन इससे क्या है कि अभी ये बहुत बड़ा सिस्टम है, इससे क्या है थोड़ा सा खर्चीला ज्यादा हो गया है। ठीक है, अब हो सकता है आगे चल के ये हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाए, हो सकता है पर्यावरण के खतरे में लेकर के आए। तो एक नेचुरल प्रोसेस है थोड़ा उसके अंदर। अब देखो यार, आप किसी भी चीज में छेड़खानी करोगे, किसी भी चीज में उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करोगे, तो कहीं ना कहीं तो उसमें नुकसान अपने को देखने को मिलेगा। तो हो सकता है इसके लॉन्ग टर्म में कुछ नुकसान मिले, अभी तक तो ऐसा नहीं देखा गया है, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इस पे कुछ ना कुछ नुकसान भी देखे जा सकते हैं। समझ रहे हो? तो इस तरीके से ये पूरा एक जीएम क्रॉप, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स का एक इशू है, वो आप याद रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा आईएनएस किरपान के ऊपर, जो कि खुखरी श्रेणी की एक मिसाइल है, और ये जो है खुद भारत की स्वनिर्मित, स्वदेशी निर्मित इन सर्विस एक मिसाइल है, युद्धपोत है, जो कि युद्ध के समय इस्तेमाल की जा सकती है, जो 25 समुद्री मील से अधिक की गति की क्षमता रखती है। तो ये एक आईएनएस खुखरी के किरपान के बारे में है, तो इसको आप याद रखिएगा, सारी स्टेटमेंट इसमें सही लिखी हुई है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज जो है यहाँ पर, जो कि इंटरनेट की सुविधा को बेटर बनाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह इसकी जो रेट होता है, इंटरनेट पेनिट्रेशन जो होता है, उसको ट्रांसफर करने के लिए पूरी तरीके से एक जो है इंटरनेट जो है बनाया गया है। ठीक है, तो ये पूरा नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, और ये गवर्नमेंट की खुद की एजेंसी है,
NIXI के नाम से इसको कहा जाता है। ये 2013 के नॉन फॉर प्रॉफिट एक्ट के तहत बनाई गई थी, तो ये आप याद रखिएगा। और 2003 में रजिस्टर हुई थी, लेकिन एस्टैब्लिश 2013 में हुई थी। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो भी दिल्ली में ही बने हुए हैं, और ये एक तरीके से इंडिया में इंटरनेट की एक्सचेंज के ऊपर पूरा एक नंबर, कितनी बैंडविड्थ रहेगी, क्वालिटी क्या रहेगी, हर चीज के ऊपर चेक। क्लियर है भाई? तो इस तरीके से इस पूरे कंटेंट को आप याद रखेंगे, दिमाग में रखेंगे पूरी चीजों को। यहाँ तक आप अपना कंप्लीट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। कैसा लगा लेक्चर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।